हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे ताकि आप ना उस प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड देखा गया कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो चाहे यूपी पीसीएस आयोग हो, प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। इससे आपका फायदा होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर करके रखा है तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आपको एग्जाम में आने की संभावना रहती है और आपके आराम से वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत जाकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि पेट एग्जाम में आप दूसरों से एक कदम आगे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। यार सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? इसमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है शंकराचार्य, नामदेव, चैतन्य या तुकाराम। 4 संत दिए हुए हैं। शिवाजी के समकालीन में से कौन थे? तुकाराम जी थे। शिवाजी का काल कब से कब तक का माना जाता है? शिवाजी का काल माना जाता है 1627 से लेके 1674 तक, और इस टाइम पे तुकाराम जी थे। नामदेव का टाइम पीरियड क्या है? 12वीं शताब्दी के आसपास के थे। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के आसपास के थे और चैतन्य महाप्रभु लगभग 13वीं या 14वीं शताब्दी के आसपास के थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे या लॉर्ड क्लाइव? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 1773 में जब पहला आया, पहले वारेन हेस्टिंग से जो बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। चरक संहिता संबंधित है गणित से, वास्तुकला से, चिकित्सा से या राजनीति? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक बहुत बड़े चिकित्सक थे, इन्होंने एक बुक की रचना की थी जिसका नाम क्या था? चरक संहिता, और ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक किसके दरबार में थे? चरक कनिष्क के दरबार में थे। चरक कनिष्क के दरबार में थे। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? पूछ रहे हैं कि सही क्रम इनका कौन सा है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे फोर्थ यानी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या है? इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से लेके 1236 तक इन्होंने शासन किया था, गुलाम वंश के थे। उसके बाद आपका आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया था, खिलजी वंश के थे। उसके बाद आते हैं शेरशाह सूरी जी। शेरशाह सूरी जी का टाइम पीरियड अलग अलग टाइम पे मिलता है, लेकिन इनका जो मेन टाइम था वो मिलता है आपका 1540 से लेके 45 तक, मेन इन्होंने जो शासन किया था। अकबर का टाइम पीरियड देखा जाए तो सबको पता है अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 1556 से लेके 1605 तक। ये चारों राजाओं का शासनकाल है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, फिरोज शाह मेहता को, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को या दादा भाई नौरोजी को? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और खास बात क्या है दादा नौरोजी की? इन्होंने सबसे पहले भारत के लोगों की आय का विवरण दिया है और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इनकी बुक का नाम बहुत पूछा जाता है। तो उन्होंने भारत से किस तरह से धन का निष्कासन कर रहे हैं उसकी थ्योरी बताई थी, अंग्रेज कैसे धन का निष्कासन भारत से कर रहे हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? तिलक और अरविंद घोष, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक। ये खास करके सब रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं। 1916 में होम रूल लुक की शुरुआत हुई थी और इसका क्या था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दे अंग्रेज सरकार। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 78 में शक संवत की शुरुआत या BC 261 में कलिंग युद्ध? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, ना कि 1709 में। और मुस्लिम युग की शुरुआत सही बात है 622 से हिजरी संवत की शुरुआत मानी आ जाती है जो कि मुस्लिम युग की शुरुआत है। साथ ही AD 78 से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है जो कि कनिष्क का काल माना जाता है। साथ ही 261 में कलिंग युद्ध हुआ था अशोक का, ये उड़ीसा में कलिंग नामक स्थान पे हुआ था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। बहुत ही भीषण युद्ध था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था जब 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन का एकदम चरम चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तब गांधी जी ने कहा था कि या तो अपने कर्तव्य पथ पे कुछ कार्य कर जाओ या तो अपने कर्तव्य यानी स्वतंत्रता को पाने के लिए आप मर जाओ। इसी में इन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति दिए गए, समाज दिए गए हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति दिए गए। उन समाजों की स्थापना किसने की? जैसे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। यहाँ पे ऑप्शन में आपके दिए गए स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, के श्रीधरलाल नायडू या ज्योतिबा राव फूले। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताने, ऑप्शन इसका क्या करेक्ट होगा? तो इसमें से
ऑप्शन करेक्ट होगा इसका बी 3125, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और सत्य शोधक की समाज किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले ने की थी। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास पे है, चेनाब पे है, रावी पे है या झेलम पे? तो इसका सही उत्तर होगा चेनाब पे। सलाल परियोजना चेनाब पे है। इस समय पाकिस्तान से लेके पानी का काफ़ी विवाद चल रहा है इस पे। वसंत विषु होता है 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 18 जून को या 21 मार्च को? तो इसका सही उत्तर होगा 21 मार्च को। 21 मार्च को वसंत विषु होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए, तांबा के लिए, इस्पात के लिए, जस्ता के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए सर्वप्रसिद्ध है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जेबी कृपलानी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पट्टाभी सीतामढ़ी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी संकट के नाम से भी इसको जाना जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया जो कि महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित थे उनको हरा दिया, तो ये इन्होंने क्या किया? इनको कार्यकाल में दिक्कत हो रही, कामकाज में दिक्कत हो रही, काफ़ी विरोधों का सामना कर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें पता है कावेरी कहाँ पे? कावेरी साउथ में है। और गोदावरी कहाँ है? गोदावरी भी साउथ में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 और 3 ऑप्शन आपके सी में दिया हुआ है। और कावेरी कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कहाँ पे? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है आपके कर्नाटक में। और गोदावरी आपको पता है कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। त्र्यंबकेश्वर की ये पहाड़ी है कहाँ पे? आपके नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल आपको पता ही है कहाँ से है? गंगा का उद्गम स्थल गोमुख से होता है। और ब्रह्मपुत्र आपकी हिमालयी नदियाँ जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत से है। बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर या साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर? तो इसका सही उत्तर होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। जैसे बैंकों पे पैसा देती है, फिर बैंकों से जो इंटरेस्ट लेती है उस पर, उसी को बैंक दर कहा जाता है। उससे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है या मध्य प्रदेश में? तो काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा असम में है। असम में ही मानस भी है जो कि काफ़ी फेमस है। ये दोनों ही काफ़ी पूजे जाते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? वैश्विक में, मिश्रित में, समाजवादी में या पूंजीवादी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर पूंजीवादी होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकारी यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट्स होती हैं। और प्राइवेट क्या करती है? प्राइवेट गतिविधियां उनके लिए सिर्फ आर्थिक लाभ, जो भी कंपनी खुलती है वो क्या होती है भैया? आर्थिक लाभ कमाने के लिए खुलती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस बात को कहा जाता है। हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है? पूंजीवादी और निजी दोनों उद्योग हैं। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? वित्त सचिव द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या आरबीआई गवर्नर के द्वारा? किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आरबीआई के गवर्नर द्वारा। सिर्फ सिक्के होते हैं जो 1 रुपए के, ठीक है, और नोट जो होते हैं उसी पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी जितना भी रुपया होगा, चाहे सिक्का होगा या कोई भी ऐसी मुद्रा छपेगी, अगर कोई भी बात होगी तो उस पर आरबीआई गवर्नर की ही जिम्मेदारी हो। तो सारे नोटों पे, 1 रुपए के ऊपर वाले सारे नोटों पे आरबीआई गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इनमें से कोई नहीं। बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कोई असर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बढ़ जाएगी। जब आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा देगी, यानी कि जो सीआरआर रखा जाता है, करंट रेशियो रखा जाता है कि आपके पास बैंकों में इतना रुपया होना ही चाहिए, आप इससे कम रुपया नहीं रख सकते, अगर उसको घटा देगी तो बैंकों के पास क्या हो जाए? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, रुपया बढ़ जाएगा। तो रुपया बढ़ जाने से साख सृजन और ज़्यादा वो करेंगे। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता इनमें से कोई नहीं। संघ सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में शामिल है या राज्य सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी? राज्य सूची में। जैसा कि मैं बताया ऑलरेडी, आप भी पुराने वीडियोज में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि 12 अनुसूचियाँ जो कि भारतीय संविधान में है, इन 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? आपकी 3 सूचियाँ दी गई हैं, जिसमें से राज्य सूची आती है, केंद्र सूची आती है, साथ में समवर्ती सूची आती है। और सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। राज्य इस पे कानून बनाए, केंद्र और समवर्ती पे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, इनमें से कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार। तो आपके शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में क्या पूछा जाएगा? शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में आपके आर्टिकल्स पूछ लेगा। शिफ्ट 1 में उन्होंने क्या किया कि कहाँ रखा गया है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान रहेगा तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। इसका सही अंतर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा आर्टिकल आता है इसमें? आर्टिकल 40 आता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है इसको। क्यों? इसकी स्थापना से इसका रिलेशन है। इसके पहले चलता था फेरा, फेरा के बाद क्या हुआ? फेमा की स्थापना की गई। फेमा की स्थापना 2002 में की गई, 2002 में की गई। और ये क्या हुआ कि इसके शुरुआत से क्या हो गया? इसके शुरुआत से ही आगे जो भी है, अब जितने भी कम्पिटेटिव होते हैं, जितने भी बिजनेस में कंपटीशन, उसके ऊपर नजर रखती है, किसी को एकाधिकार से रोकती है बिजनेस में। निम्न में से किसके संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? BN राव ने, BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर को जब कांग्रेस की बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को, तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो कि जाके हमारी बाद में प्रियम्बल बना, यानी कि हमारी जो प्रस्तावना का पार्ट है ये वही है जो कि उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू को। इसको अपनाया कब गया? कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्यक के हित किसमें निहित हैं? इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 29। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि अपने मन से कोई भी कॉलेज बना सकते हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी और भी कार्य कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 और 13 दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। बोले ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं या प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठोस चालक में धारा का वाहन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही, अभी कभी भी आपको अगर पूछा जाए कि ठीक है कि करंट कैरियर्स कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही करंट कैरियर्स होते हैं। इसको हमेशा याद रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 29 से 29 से, अनुच्छेद 19 से या अनुच्छेद 21A से। तो शिक्षा का अधिकार 21A में शामिल है। आपके आर्टिकल 21 में क्या गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार की जिम्मेदारी होगी कि क्या करेगा? शिक्षा उपलब्ध कराना। ये आपके फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया गया है। बोले ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है: सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर में क्या आता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है पूछ रहे हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे कहा जाता है, CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन द 18 कैरेट गोल्ड इज कितना होता है? कितना परसेंट सोने का पाया जाता है? कभी भी 24 कैरेट गोल्ड से सोना का कोई भी गहना नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है। तो इसलिए 18 कैरेट और 21 या 22 कैरेट से बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 75% उसमें पाया जाता है सोना, बाकी और भी चीज़ें उसमें मिली होती हैं। संतरे में बहुतायत होता है, इनमें से कोई नहीं। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। संतरे में क्या पाया जाता है? तो संतरे में पाया जाता है विटामिन सी। संतरा क्या थोड़ा सिट्रिक फूड यानी कि खट्टा होता है, तो इसमें क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। बोले प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? हवाई जहाज की गति की। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश की दूरी चली गई उसकी है, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी है, या 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका सही उत्तर है 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो मापन किया जाता है उसी को हम प्रकाश वर्ष कह देते हैं। ठीक है, उसी को प्रकाश वर्ष कह देते हैं। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? आपकी भारतीय कंपनियों विश्व की वोडाफोन है, आइडिया है, भारतीय एयरटेल है या रिलायंस जियो है। दूरसंचार कंपनियों में विश्व के इस समय 5वें नंबर पे चल रही कौन सी भारतीय कंपनी है? तो आप सबको पता है कौन सी होगी? रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो इस समय पूरे विश्व में 5वें नंबर पे सबसे मजबूत ब्रांड है। यहाँ पे पूछा जाए बोल्ड यानी बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? सूखा से है कि सूखा क्षेत्रों में बम्बू लगाएंगे। बम्बू का मतलब क्या होता है? बांस। ठीक है, बांस लगाएंगे तो वहाँ के क्षेत्रों का विकास होगा उसको। तो कौन सी कहाँ पे शुरू किया गया? ये राजस्थान में। हमें मालूम है सबसे ज़्यादा ड्रॉट रीजन कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान में ही की गई है। संयुक्त राष्ट्र कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है?
संयुक्त राष्ट्र कोवैक्स के अंतर्गत सबसे पहला देश है जिसको मुफ्त वैक्सीन किसको मिली है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा घाना। घाना देश को, घाना क्या है, अफ्रीकी देश है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, इसको सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, पटना में, चेन्नई में, रांची में या अगरतला में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी पटना में अभी लाइट हाउस परियोजना नहीं शुरू की गई, चेन्नई, रांची, अगरतला में लाइट हाउस परियोजना शुरू कर दी गई। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, पवन कुमार, रविंदर सिंह, सुमित मलिक या योगेश्वर दत्त, किसके ऊपर अभी डोपिंग के मामले में प्रतिबंध लगा, तो इसका सही उत्तर होगा सुमित मलिक। सुमित मलिक के ऊपर इन्होंने कुछ प्रतिबंधित दवाएं ली जिसकी वजह से इनको डोपिंग टेस्ट किया गया और ये बाहर कर दिए गए, 2 साल के लिए इन पर खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कहां पे शुरू किया गया है एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली, कहां पे शुरू की गई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है, कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी, कल्पना चावला थी, रितु करादिल थी, श्रेया बादला थी या सिरसा बांदला थी, तो आपके सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 68 का ऑप्शन डी, यानी सिरसा बांदला। सबसे पहली कल्पना चावला जी हैं, ये तो हमको पता ही है, दूसरी कौन सी है, सिरसा बांदला जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेज भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, न्यायालय इनमें से कोई नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, गुजरात उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय, किस न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपेज, इसका नाम क्या रखा गया, सुपेज, कहाँ पे शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय में इसकी शुरुआत की गई है। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं, 2, 3, 4 या 5, तो कितने भारतीय राज्य जो नेपाल की सीमा का, तो इसका सही उत्तर होगा 5। 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल की सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला भी रीजन लगता है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपका बिहार वाला भी रीजन लगता है, थोड़ा सा उत्तराखंड वाला भी रीजन लगता है, ठीक है, साथ में सिक्किम वाला रीजन लगता है, जो कि 5 राज्य मिला के नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, ढाका है, दिल्ली है, सैन जोस है, बीजिंग है, तो इसका देखो ऑप्शन आप दूसरे तरीके से इसमें निकाल सकते हो। दिल्ली किसकी है, भारत की राजधानी है, सरल है, आपको पता होगा। बीजिंग सबको सुनते रहते हैं आप लोग, चाइना की राजधानी है। ढाका कहाँ की, बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। ये सब सरल सवाल होते हैं, इसको गलत नहीं किया जाता, बांग्लादेश की, तो आपका एक ऑप्शन बाय डिफॉल्ट निकल गया सैन जोस, तो कोस्टा रिका की राजधानी क्या होगी, सैन जोस। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, वीवो ने अभी किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर, शिखर धवन को, ईशांत शर्मा को, MS धोनी को या विराट कोहली को, किसका अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नियुक्त किया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली को। वीवो ने किसका किया है, वीवो ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, 552 है, 550 है, 540 या 530, तो पहले 552 हुआ करती थी, इस समय एंग्लो इंडियन समुदाय की अब चुनाव नहीं होंगे तो इसकी कितनी रह गई है, 550 रह गई है। कंफ्यूज होकर 552 नहीं माना, क्योंकि एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब वो हटा दिए गए हैं, तो अब 550 है इसका आंसर, इसको याद रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अक्टूबर में, नवंबर में, अक्टूबर में या सितंबर में, तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर को। अभी लेटेस्ट 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है, आपका हिंदी दिवस अभी मनाया गया है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका म्यांमार। म्यांमार आपके सार्क का सदस्य नहीं है। से साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप बना के रखा है, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब शामिल है इसके अंदर, लेकिन म्यांमार अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, सिंगला है, ग्रेट अंडमानी है, मलयालम है या तमिल है, तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा मलयालम। मलयालम ही, क्योंकि ये एक्चुअल में एक केरल के बहुत नज़दीक है और केरल का ज़्यादा प्रभाव है, सबसे नज़दीकी क्षेत्र केरल लगता है, तो केरल में मलयालम चलती है, तो यहाँ भी लक्षद्वीप में भी मलयालम ही ज़्यादा बोली जाती है। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, ओणम कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है,
केरल का है या असम का है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केरल। ओणम क्या है? एक तरह से कृषि त्यौहार है जो कि केरल में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध है, मंगल है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। तो बुध के सबसे नजदीक, सॉरी, सूर्य के सबसे नजदीक क्या है? बुध ग्रह ही है। मरकरी जो है हमारा, ठीक है, यही जो है सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजीव गांधी, सीवी रमन। तो इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनकी गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि पूरे एशियाई कंट्रियों में रविन्द्रनाथ टैगोर ही अकेले जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीते थे। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? लखनऊ में है, औरंगाबाद में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद है कहाँ? महाराष्ट्र में, जहाँ पे अजंता एलोरा की आपके ऐतिहासिक गुफाएं पाई जाती हैं। तो आज के यहीं पे प्रश्न समाप्त होते हैं। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से ढेर सारे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार करते रहिए। आप सभी का आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।